इसमें हमने देखा था कि हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो ग्राफ्स हैं वो बनाना सीखेंगे। ज़्यादातर तो हम फेमिलियर हैं लीनियर ग्राफ के साथ ही, लेकिन कुछ न्यू ग्राफ्स जो कि मैटलैब में आपको नज़र आएंगे, दैट विल बी सेमी लॉगरिदम एंड लॉगरिदमिक एक्सेस। आगे चल के इस पर डिटेल से बात होगी, लेकिन अभी जो है यहाँ पर कि हमें सेमी लॉग की क्या ज़रूरत पड़ेगी, या लॉग जो है उसको ग्राफ्स में यूज़ करने की ज़रूरत क्या पड़े। तो जब वैल्यूज़ आपकी मिलियंस या बिलियंस में हों, शो शो हो रही हैं। चलो गुड। तो लॉग की जो हमें ज़रूरत है वो क्या है कि जब हमारे पास वैल्यूज़ बिलियंस में हों और कुछ वैल्यूज़ हमारे पास से यूनिट्स में हों, से वैल्यूज़ हैं 10, 20, 30, और आगे जाके जब हमारे पास के 1 लाख, 10 लाख या ट्रिलियंस में हो जाए, तो फिर कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल हो जाता है ग्राफ के अंदर। क्योंकि जब अगर वो बड़ी वैल्यूज़ को शो करेगा तो हमारे पास 1, 2, 3 की कोई वैल्यू उधर ग्राफ में शो नहीं होगी, क्योंकि उसने ग्राफ को उस स्केल के लिहाज से किया होगा। तो ऐसे मकामात पे जहाँ पर वैल्यूज़ के अंदर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो एक्स की वैल्यूज़ में, मतलब कुछ हायर वैल्यूज़ हों कुछ लोअर वैल्यूज़ हों, तो फिर हम लॉग को यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि लॉग जो है वो 10 की पावर की बेस पे चलता है। तो इस तरह जो है मतलब ग्राफ जो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है और हम ज़्यादा अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं। अभी तक तो हम इस तरह के फंक्शंस के साथ हमारा इंटैक्ट नहीं हुआ, लेकिन आगे जाके हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे। और ज़्यादातर जो आगे जाके आपके एमफिल में एनालिसिस वगैरह करते हैं या कोई मेथड्स के ऊपर अगर रिसर्च का काम कर रहे हो जिसमें फंक्शन यूज़ हो रहे हैं, तो तब हमारे पास वेरिएशंस आती हैं बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ की। तो तब यहाँ पर ये लॉग का एक्सेस यूज़ होता है। जब मैंने एमफिल में रिसर्च किया था तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया और उसमें जब वैल्यूज़ थी हमारी वो बिलियंस के अंदर थी, तो तब मुझे इसकी अहमियत का अंदाज़ा हुआ था। लीनियर ग्राफ में वो सही तरह हम उसकी मैनिपुलेशंस कर ही नहीं सकते। जब ग्राफ नहीं सही नज़र आएगा तो हम उसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ कि यहाँ पर हम ग्राफ्स के डिफरेंट लाइन टाइप, कलर्स, उसकी थिकनेस वगैरह के अगर आपने जिस पे एम्फसिस करना हो तो उसकी हम मल्टीपल ग्राफ्स के अंदर एक ग्राफ को ज़्यादा मोटा भी कर सकते हैं ताकि इसके ऊपर फोकस हो जाए। इसके अलावा जो डाटा पॉइंट्स यूज़ हो रहे हैं उनको हम डिफरेंट मार्कर स्टाइल से शो भी कर सकते हैं ताकि ग्राफ देखने वाले को पता चल जाए किन वैल्यूज़ के ऊपर ग्राफ की वैल्यूएशन हुई है। यहाँ पर जो मार्कर्स हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मार्कर्स, द रीज़न इज़ दिस कि जब भी हम ग्राफ बनाते हैं वो कभी भी कॉन्टीन्यूस नहीं बना पाते हैं। ग्राफ हमेशा डिस्क्रीट वैल्यूज़ के ऊपर ही जनरेट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हमें 0 से 10 तक वैल्यूज़ चाहिए होती हैं या हमें ग्राफ बनाना, तो हम 0 पे फंक्शन की वैल्यू कंप्यूट करते हैं, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे एंड सो ऑन। लेकिन 0 और 1 के दरमियान वाले वैल्यूज़ के अंदर हम फंक्शन की वैल्यूएशन नहीं करते, या अगर हम उसको मज़ीद डिस्टेंस को कम करना चाहें तो हम 0.5 कर लेते हैं या 0.1। स्टिल 0 0.1 के दरमियान के जो पॉइंट्स हैं वो तो इन्फिनिट हैं, वो कभी भी हम उनको सारों को एग्जीक्यूट या उस पर वैल्यूएशन नहीं कर पाते। तो जो बेसिक आपका स्ट्रक्चर है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं प्राइमरी से कि जी आपने ग्राफ बनाना तो पहले डिफरेंट पॉइंट्स लें, उसके बाद वैल्यूज़ निकालें और बाद में ग्राफ को मिला दें। हाँ, इसमें यह है कि जितना डिस्टेंस आप कम रखेंगे, जितने ज़्यादा पॉइंट्स आप यूज़ करेंगे वैल्यूएशंस के लिए, आपका ग्राफ उतना ही अच्छा आएगा। तो अगर ग्राफ में आपने वो डाटा पॉइंट्स को शो करना हो तो मैटलैब में हमारे पास मार्कर्स की सूरत मौजूद है। तो हम मार्कर्स के साथ जो भी कोई ग्राफ देखने वाले उसको दिखा सकते हैं कि हमने कितने डाटा पॉइंट्स यूज़ किए। द नेक्स्ट वंस आर ग्रिड लाइंस, टाइटल्स। ग्राफ के पीछे अगर आपने ग्राफ पेपर की तरह वो एक्सेस शो करने हैं जिसमें डब्बे बने होते हैं तो आप इसमें सूरत मौजूद है। ज़्यादातर तो यूज़ नहीं होता लेकिन बाज़ औक़ात हमें करना पड़ता है। तो ये सारे ऑप्शन जो एक ट्रेडिशनल हम तरीके से ग्राफिंग करते हैं वो सारे ऑप्शंस मैटलैब में प्लॉटिंग में मौजूद हैं, बल्कि इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा भी हैं। हम ग्राफ्स को टाइटल भी दे सकते हैं, उस पर कमेंट्स भी कर सकते हैं, लेजेंड्स, या आगे जाके जब आप ग्राफ देखेंगे तो अगर एक से ज़्यादा आप ग्राफ मल्टीपल ग्राफ्स प्लॉट कर रहे हैं तो हर ग्राफ के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लेजेंड्स के जरिए बता सकते हैं। द नेक्स्ट आर सब प्लॉट्स एंड बार। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जब आते हैं तो फिर देखते हैं कि व्हाट इज सब प्लॉटिंग। सो फर्स्ट दिस इज़ अ सिंपल ग्राफ जिसमें सारी चीज़ों को उसने शो किया हुआ है। तो फर्स्ट यहाँ पर जो दो चीज़ें देखने वाले हैं, एक एक्स एक्सिस पे हमारे पास है डिस्टेंस, ये एक्स की वैल्यूज़ हैं जिसके ऊपर हमें फंक्शन की वैल्यूज़ को कंप्यूट करना होगा या हमें गिवन होंगी। द वाई एक्सिस इज इंटेंसिटी, और ये ग्राफ है किसके बारे में वो हमें उसका प्लॉट टाइटल बताएगा, ये ग्राफ हमें क्या शो कर रहा है। तो फर्स्ट थिंग इज
जो टाइटल है वो क्या बता रहा है कि जो ग्राफ है इट इज़ अबाउट लाइट इंटेंसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, यानी कि डिस्टेंस के लिहाज से हमने लाइट इंटेंसिटी को मेजर किया है और उसका हम ग्राफ देखते हैं। ओके, बाकी हम देखते हैं कि नेक्स्ट जो हमें ये एक्सेल जो बॉक्स बना हुआ है इसके अंदर हमें दो ग्राफ नज़र आ रहे हैं। वन इज़ द सॉलिड लाइन एंड द अदर वन इज़ डैश लाइन। ये किस्म के दो प्लॉट्स हैं जो कि एक ही ग्राफ पेपर के ऊपर हमें शो करवाया गया। तो सॉलिड लाइन एक अलग ग्राफ है और जो डैश लाइन है ये एक अलग ग्राफ है। अब मज़ीद ये दोनों ग्राफ आपस में क्या बता रहे हैं, ये सॉलिड लाइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, डैश लाइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमें बताएंगे लेजेंड्स। तो लेजेंड बता रहा है कि जो सॉलिड लाइन है वो थ्योरेटिकल ग्राफ है, यानी कि जो आप हमें डाटा गिवन होता है जो हम इक्वेशंस को सॉल्व करके निकालते हैं। और जो डैश और ये जो सर्कल्स बने हैं ये जो ग्राफ है इट इज़ अबाउट एक्सपेरिमेंट, जो हमने प्रैक्टिकली करके देखा कि हमने डिफरेंट 0 8 के ऊपर इंटेंसिटी को फाइंड आउट किया, 10 के ऊपर इंटेंसिटी को फाइंड आउट किया, 12 को किया एंड 14 एंड सो ऑन। तो हमें हमेशा पता है कि जो एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है वो थ्योरेटिकल से थोड़ा सा डिफर करता है। थ्योरेटिकल जो होता है वो हमेशा आइडियल होता है। हम आइडियल को अप्रोच तो कर सकते हैं लेकिन कभी भी एग्जैक्ट उसके ऊपर ओवरलैपिंग कभी नहीं हो सकती, क्योंकि प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ गलतियां हो ही जाती हैं। हो सकता है हमारे मेजरिंग करते हुए थोड़ा सा टाइम आगे पीछे हो गया हो या हमारे डिवाइसेस में एक्यूरेसी का मसला होता है। इसलिए आप देखें कि जो थ्योरेटिकल ग्राफ है वो बिल्कुल आराम से एक कर्व की शेप में जा रहा है, और जो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है वो उससे थोड़ा सा डिफर कर रहा है। शुरू में तो वैल्यू सेम थी लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया थोड़ा थोड़ा एरर ऐड होते होते जो डिफरेंस है दोनों ग्राफ्स के दरमियान, ये जो मैं लाइंस लगा रहा हूँ ये बढ़ता जा रहा है। ये क्या शो कर रहा है कि जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है इसके अंदर जो डिफरेंस है वो ज़्यादा होता जा रहा है। इसमें जो वक्त के साथ साथ एरर है वो मज़ीद इंक्रीज करता जा रहा है। तो ये एक सिंपल सी एक्सप्लेनेशन है। अब हमें इसका फ़ायदा क्या हुआ कि वैसे अगर हम लाख बताते रहे वैल्यूज़ के ज़रिए कि भाई थ्योरेटिकल डाटा ये है और जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है उसमें थोड़ी सी वैल्यूज़ का डिफरेंस है, दिस इज़ एरर, तो टेबल्स को पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आंखों के ज़रिए फिगर को देखना ये हमें ज़्यादा ईजी लगता है, इंसान को ज़्यादा जल्दी समझ आ जाता है। जैसे डिफरेंस है दोनों ग्राफ्स के दरमियान, तो ये हमें साफ बता रहा है कि जैसे जैसे दोनों ग्राफ्स के दरमियान डिस्टेंस बढ़ता जाएगा एरर ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसको नंबर्स के ज़रिए समझना बहुत मुश्किल है। ये ऐसे ही है जैसे आप एक अखबार पढ़ते हैं, तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पैराग्राफ्स लिखे होंगे, आप उस चीज़ को पढ़ते हैं, समझते हैं और अपने माइंड में एक इमेजिनेशन बनाते हैं जो एक वो बात कर रहा है। लेकिन इसके कंपैरेटिवली अगर एक कोई पिक्चर का इमेज है और उसमें से वो बता रहा है कि एक बिल्डिंग को आग लगी हुई है और एक सामने फायर फाइटर की जो गाड़ी है वो पानी उसके ऊपर फेंक रहा है, तो हम साथ ही सारा सिनेरियो समझ आ जाएगा कि कहीं पर आग लगी है, फायर फाइटर जो आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो हमें धुएं से पता चल जाएगा कि इसमें 10 स्टोरीज तक आग लगी हुई है या 12 तक या सबसे टॉप मोस्ट पे, और कितनी बुझ की है और कितना बुझ जा रहा है। लेकिन इसको अगर हम सारा पैराग्राफ में लिखने की कोशिश करेंगे तो एक बिल्डिंग को आग लगी है, फिर उसमें 10 स्टोरीज तक शोले बिखर रहे हैं, दो बंदों ने छलांग लगा रहे हैं, एक बंदे ऊपर खिड़की पे मौजूद है, तो ये बहुत ज़्यादा स्टफ हमें लिखना पड़ेगा और फिर उसको हमें अपने माइंड के अंदर एक इमेज बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ्स जो है ये हमें बड़ा फ़ायदा देते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये ऐसी तस्वीरें जो हैं ये हम कैसे बता सकते हैं। यहाँ पर हमें एक ग्राफ का जो मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो पता चल गया, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट इज़ एक्स लेबल, द सेकेंड इज़ वाई लेबल। तरतीब कुछ भी हो सकते हैं लेकिन ये जस्ट पॉइंट्स हैं। पहले तो लेबलिंग होनी चाहिए कि किसके ऊपर वैल्यूज़ यहाँ पर क्या आ रही हैं, किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं। थर्ड वन इज़ टाइटल। जब तक आप टाइटल नहीं लिखेंगे ग्राफ आपका मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आएगा कि किस चीज़ के बारे में हमें ग्राफ बताया जा रहा है। ओके, फोर्थ वन इज़ लेजेंड। अगर एक से ज़्यादा आप ग्राफ यूज़ करें तो लेजेंड्स लगाना ज़रूरी है ताकि हमें पता चल जाए कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो ये प्लॉट्स हुए हैं उनमें से कौन सा प्लॉट किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर यहाँ पर लेजेंड ना लिखा होता तो हो सकता है हम डैश लाइन को थ्योरेटिकल समझ लेते और सॉलिड लाइन को एक्सपेरिमेंटल। तो इस चीज़ का हमें ज़रूर ध्यान रखना है। एंड द फिफ्थ थिंग इज़ जो कि एक्स्ट्रा है, मार्कर्स।
ये आप पे डिपेंड करता है कि आप मार्कर यूज़ करना है कि नहीं। जैसे ये एक्सपेरिमेंटल डाटा था तो इसके लिए हमें बताना पड़ा कि हमने किन किन वैल्यूज़ पे कंप्यूटेशन की। तो ये मार्कर्स हमें बता रहे हैं, जो ये सर्कल लगा हुआ जिसमें टिक कर रहा हूँ, तो ये बता रहा है कि हमने 10 पे कंप्यूटेशन की, 12 पे, 14 पे, 16, 18, 20 एंड 22। इन वैल्यूज़ के ऊपर हमने कंप्यूटेशन की और इन वैल्यूज़ के ऊपर ही हमने थ्योरेटिकल जो ग्राफ है, जो फार्मूला, जो हमने इक्वेशन से ड्राइव किया था, जो हमने फंक्शन बनाया हुआ है, उसके अंदर भी यही वैल्यूज़ पुट करके हमने ग्राफ बनाया। बाकी ये दो जो कंसेक्टिव नंबर्स हैं 10 और 12 के दरमियान, ना तो हमने 10.1 पे कंप्यूटेशन की, ना ही 10.2 पे, ना ही 10.3 पे, ना ही 11 पे, ना ही 11.5। ये सारे जो नंबर्स हैं ये हम खा गए। ये अब किस पे डिपेंड करता है? हो सकता है एक्सपेरिमेंट के दौरान हमें इतना टाइम ना मिला हो, या स्पेस जो है वो हमें ज़्यादा रखनी पड़ेगी। हाँ, अगर मज़ीद हम ज़्यादा पॉइंट्स को यूज़ करें 11 को, तो हमारा ग्राफ और ज़्यादा एलेबरेटिव होता, और ज़्यादा हमें डिटेल में पता चल जाता, और हो सकता है ये जो डिफरेंस है, जो एरर था, ये थोड़ा सा कम भी हो जाता। द सिक्स्थ वन इज़ टेक्स्ट लेबल। ये आपका एडिशनल है, अगर आप लिखें तो अच्छी बात है, ना लिखें तो आप पे डिपेंड करता है। जैसे अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कंपैरिजन बिटवीन थेरी एंड एक्सपेरिमेंट, एक किस्म का ये ग्राफ के बारे में मज़ीद डिटेल या मज़ीद क्लैरिफिकेशन कर रहा है। तो कोशिश करें जब आप भी ग्राफ्स बनाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट, तो इसमें थोड़ा सा टाइटल भी, टेक्स्ट लेबल भी ऐड कर, तो इसका फ़ायदा ही फ़ायदा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम बेसिक्स से कि पहले ग्राफ की कमांड्स क्या हैं जो मैटलैब में हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ प्लॉट कमांड। सिंपल प्लॉट कमांड क्या है? सिंपल प्लॉट वाई। ओके, ये किस तरह है जी कि ज़्यादातर तो प्लॉटिंग के लिए या ग्राफ बनाने के लिए हमें दो वेरिएबल्स की ज़रूरत होती है, लेकिन ये अभी सिर्फ एक वेरिएबल को यूज़ कर रहा है। तो लेट्स सी इसके अंदर क्या मिस्ट्री है। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ कि जो ये जो प्लॉटिंग होगी वाई वेरिएबल की, ये होगी वर्टिकल एक्सिस पे, मीन जो फंक्शन की वैल्यूज़ होती हैं, और एक्स एक्सिस के ऊपर वो नंबर्स ऑटोमेटिकली ही सिलेक्ट कर लेगा। अब बात यह है कि कितने नंबर्स को हम सिलेक्ट करें, तो वो है कि 1 थ्रू n, यानी कि जितने ही y के नंबर्स होंगे उतने ही x एक्सिस पे नंबर होना ज़रूरी है, ताकि जितनी x की वैल्यूज़ हों उतनी ही y की वैल्यूज़ मौजूद हो जाए। तो यहाँ पर x एक्सिस ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट y के मुकाबले में वैल्यूज़ बना लेगा। कहाँ से कहाँ तक ये ज़रूरी है? 1 से n तक। 0 से नहीं स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट नहीं होगा, 1 से, और 1 का डिफरेंस देता जाएगा 1 2 3 4 5 6। ये भी नहीं है यहाँ पर कि आप 2 का डिफरेंस ले लो, 1 से 3, 3 से 5 एंड सो ऑन। और जब हम ये कमांड को प्लॉट कर देंगे तो हमारे पास फिगर विंडो अपीयर हो जाएगी। अगर फिगर विंडो पहले से नहीं क्रिएट हुई तो जो मैटलैब है वो ऑटोमेटिकली फिगर विंडो को क्रिएट करेगा और उसके ऊपर प्लॉट को ड्रा कर देगा। इसलिए अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे फिगर को देख के हमें ज़्यादा आसानी से समझ आती है, तो लेट्स सी इसको देखते हैं आगे। चल, मज़ीद डिटेल्स आ गई ग्राफ की एग्जांपल शायद नेक्स्ट स्लाइड पे। द फर्स्ट वन इज़ के दोनों एक्सेस जो हैं यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट वो लीनियर हों। जैसे हमने पढ़ा कि जो ग्राफ्स हैं उसकी डिफरेंट स्टाइल्स हैं, जैसे लीनियर एक्सेस भी होते हैं, सेमी लॉग एक्सेस भी होते हैं, और दोनों एक्सेस लॉग के भी हो सकते हैं। तो ये जो बेसिक हमारी कमांड है प्लॉट वाई की, ये हमेशा क्या होगी, दोनों इसमें बाय डिफ़ॉल्ट लीनियर ग्राफ्स होंगे, और जो रेंज है वो मैटलैब खुद ही चूज़ कर लेगा, और एंड वैल्यूज़ को भी ताकि ऐसा चूज़ करेगा ग्राफ हमें ज़रा अच्छा सा स्क्वायर टाइप या रेक्टेंगल टाइप शो हो। पॉइंट्स हमेशा स्ट्रेट लाइन के साथ कनेक्ट होंगे, जॉइंट होंगे। बाय डिफ़ॉल्ट कोई मार्कर आपको अपीयर नहीं होगा, और हमेशा जो ग्राफ है वो ब्लू लाइन में अपीयर होगा। ये बाय डिफ़ॉल्ट की वैल्यू। जैसे यहाँ पर ये एग्जांपल, अब ये हमें सारा क्लैरिफाई करेंगे कि हमारे पास y का एक एरे हमने बना लिया या वेक्टर बना लिया जिसमें डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। ये वैल्यूज़ कैसे जनरेट हुई, इस पर ज़्यादा इतना डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ये हम सबको पता है। ये अभी हमने सिंपल रैंडम नंबर्स लिखे हैं। आप इसके अंदर कोई भी वेक्टर क्रिएट कर सकते हैं, जो कि वेक्टर क्रिएट करने के हमने डिफरेंट तरीके पढ़े हैं। एक ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट आप वो नंबर्स ऐड करें जैसे कि इस एग्जांपल के अंदर है। सेकंड ये है कि आप इंक्रीमेंट वे भी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड ये है कि आप लाइन स्पेस को भी यूज़ कर सकते हैं। तीनों तरीक़ों से हम वेक्टर को क्रिएट कर सकते हैं। और द नेक्स्ट इज़ प्लॉटिंग। आगे हमने एक कमांड यूज़ करी प्लॉट वाई, तो उसने क्या किया कि नंबर्स हमारे पास टोटल कितने हैं, 9 से, ये फर्स्ट नंबर है 1 का 1 प्लेस पे, और द लास्ट वन इज़ 9th एड्रेस।
तो 1 से लेकर 9 तक उसने एक्स एक्सिस को ऑटोमेटिकली ही सिलेक्ट कर लिया और उसके ऊपर वाई की वैल्यूज़ को प्लॉट कर दिया। तो ये किस्म की स्लोप सी बन गई। और देखिए यहाँ पर कोई मार्कर्स नहीं यूज़ हुए और लाइन जो है हमेशा ब्लू में ही अपीयर हो रही है, कोई लेजेंड वगैरह भी नहीं आया। अगर मार्कर हम यूज़ करते या किसी को बताना हो तो ये हम बता सकते हैं कि पहले उसने 1 पे कंप्यूट किया है एंड देन 2 पे एंड देन 3 एंड सो ऑन, और बाद में उसने आगे उनको आपस में मिला दिए, ज्वाइन कर दिए, जिससे हम एक बेसिक स्ट्रक्चर हम खुद बनाते हैं। तो ये तो सिंपल एक बेसिक कमांड है, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट बात ही याद रखने वाली वो है बाय डिफ़ॉल्ट वाली, जो कि प्रीवियस में बताया गया कि आपने याद रखना है। व्हाट आर द डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। ये हमेशा आके जब हम मल्टीपल ग्राफ्स या 2 वेरिएबल के साथ ग्राफ को चूज़ करेंगे जो कि हमारे रियल लाइफ से रिलेटेड है, तो उसमें हमें ये बार बार बताना ना पड़े। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा याद रखें कि दोनों एक्सिस लीनियर होंगे, द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि हमेशा स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट होगी, कोई डैश लाइन वाला जो सीन है जो हमने अभी फर्स्ट एग्जांपल में देखा जिसमें मैंने बड़े डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है, वो वाला सीन ही होगा। सॉलिड लाइन होगी जो आप आम ड्रॉ करते हैं, कोई मार्कर्स नहीं होंगे और सारे ग्राफ ब्लू में अपीयर होंगे। ओके, तो ये नेक्स्ट जो बता रहा है, ये एक आंख वाली टिप आ गई हमारे पास। और ये हमें पता है कि जब भी बुक में कहीं पर भी ये वाला जो मोनोग्राम है, ये वाली पिक्चर अपीयर होगी, तो ये बात हमेशा याद रखने वाली है, ये ज़्यादातर गलतियाँ होती हैं। तो उसने यहाँ पर बताया कि अगर आपने प्लॉट कमांड को यूज़ किया है और कोई फिगर विंडो आपके सामने पॉप अप नहीं हुई, यानी कि एकदम अपीयर नहीं हुई, जैसे आम आम विंडोज़ को ओपन करते हैं तो आपके सामने शो हो जाता है, तो इसका मीनिंग क्या है कि जो ग्राफ है वो इधर नीचे मिनिमाइज हुआ हुआ है। तो आप अपने बार में जाके, जो सिंपल विंडो बार के साथ ही हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होता है ग्राउंड पे, उधर जाके आप फिगर 1 के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास वो फिगर जो है वो अपीयर हो जाएगी। ओके, दिस वन द बेसिक स्ट्रक्चर अबाउट सिंपल प्लॉट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जिसमें हम दो वेरिएबल्स के साथ प्लॉटिंग करेंगे। जब दो वेरिएबल्स हैं तो दैट में दोनों वेरिएबल की वैल्यूज़ भी देनी पड़ेगी। अब इसमें थोड़ा सा ऑटोमेटिक वाला काम नहीं होगा। और जब भी ग्राफ बनाया जा रहा है, कभी ऐसा नहीं होगा कि एक्स की वैल्यू ज़्यादा और वाई की वैल्यूज़ कम हो। ग्राफ के लिए ज़रूरी है कि पेयरिंग हो, और पेयरिंग से मुराद क्या है कि दोनों वेक्टर जो एक्स और वाई के हैं वो सेम साइज़ के हैं। अब साइज़ से मुराद क्या है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम बट एनी डायमेंशन। अब इसका मीनिंग क्या होगा बट एनी डायमेंशन का, ये थोड़ा सा आपने देखना है और गौर करना है। तो यूजुअली डायमेंशन से मुराद क्या होता है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, लेकिन यहाँ पर डायमेंशन का मीनिंग दूसरा है। ओके, एक्स वैल्यूज़ जो हैं वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आएंगी, जैसे हम सबको पता है। वाई वैल्यूज़ जो हैं वो वर्टिकल एक्सिस पे। और जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं, यानी कि प्लॉटिंग का जो कलर है वो क्या होगा, मार्कर्स आने चाहिए कि नहीं, सॉलिड लाइन होगी कि डैश लाइन होगी। वो जो हमने प्लॉट वाई वाला सीन पढ़ा था, जो कि मैंने आपको भी बताया कि हमने याद रखें सारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेम एज इट इज़ यूज़ हों। तो क्वेश्चन यहाँ पर जो रिमेनिंग है वो ये है कि बट एनी डायमेंशन से क्या मुराद है, कि साइज़ जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो सेम हो जाए, लेकिन एनी डायमेंशन कुछ भी हो सकता है। इसको आपने जहन में रखना। आगे जब एग्जांपल्स आएंगी तो उसमें शायद हमें क्लियर हो जाए। नेक्स्ट ये एक सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर है कि एक्स और वाई वेक्टर्स हैं। यहाँ पर एक्स की वैल्यूज़ को हमने सिंपल जनरेट किया हुआ है, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट हमने खुद ही लिखा हुआ है। वाई की वैल्यूज़ को भी हमने खुद ही लिखा हुआ है। लेकिन अगेन एक्स और वाई चूँकि वेक्टर्स हैं, तो वेक्टर्स को जनरेट करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, जो कि मैंने आपको बताया है, तकरीबन 3 है। कि आप बाय डिफ़ॉल्ट खुद वैल्यूज़ लिख सकते हैं, इंक्रीमेंट वे में लिख सकते हैं, लाइन स्पेस को यूज़ कर सकते हैं। तो आप तीनों तरीक़ों से यहाँ पर वेक्टर को जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर जो अगर आप देखें तो दोनों वेक्टर्स की सेम लेंथ है, यानी कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो उनके अंदर सेम है। आगे इसने प्लॉट एक्स वाई सिंपल कमांड यूज़ किया है, तो इस तरह की आपके पास एक फिगर विंडो पॉपअप होगी, अपीयर होगी, जिसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। सबसे पहले हम ऑप्शन को देख लेते हैं कि फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, टूल्स, डेस्कटॉप, विंडो एंड हेल्प, एंड देयर आर सम टैब जो कि एक फिगर के लिए ज़रूरी है। ये ऐसे ही ऑप्शंस जो हैं, अगर आप वर्ड वगैरह की फ़ाइल को ओपन करें, कुछ भी
वर्ड डॉक्यूमेंट रिलेटेड ओपन करें तो एक्स से ऊपर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आती है जिसमें आप मुख्तलिफ काम उससे कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं, मुख्तलिफ स्टाइल व्यू कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं जाके वन बाय वन। जैसे जो सिंपल नीचे वाले ऑप्शन में जो टैब के अंदर हैं ये शॉर्टकट्स बने हैं, जैसे दिस वन इज़ फॉर न्यू, जैसे न्यू फाइल के लिए होता है। वर्ड के अंदर आप न्यू डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं, इसके अंदर भी आप न्यू फिगर विंडो को ओपन कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ द फोल्डर ऑप्शन, कि आप कोई फोल्डर में जाके अगर कोई फिगर पहले से बनाई हुई है या सेव की है तो उसे भी आप इधर से ओपन कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज़ अ सेव ऑप्शन, यानी कि अगर आप इसमें कोई ग्राफ के अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस करते हैं, एडिटिंग करते हैं तो आप उसको सेव भी कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ अ प्रिंटिंग, यहाँ पर हैंड टूल और एरो हैं। अगर आपने एरो को यूज़ किया तो आप एरो यूज़ कर सकते हैं। हैंड टूल से आप ग्राफ को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं जैसे आप PDF के अंदर करते हैं। नेक्स्ट जूमिंग एंड अनजूमिंग, यानी ग्राफ के अंदर आपने किसी जगह पर फोकस करना है यानी कि मिनिमम लेवल पे जाना है तो आप इधर से जूम भी कर सकते हैं। इस तरह ये रीडू और ये जो है ये मार्कर्स के लिए ऑप्शन होता है, ये प्लस साइन वाला। तो ये जहाँ जहाँ पर हमने वैल्यूज़ को कंप्यूट किया हुआ है वहाँ पर मार्कर्स आ जाए। जैसे अगर आप इस बटन को दबाएंगे तो सबसे पहले हमने x की वैल्यू क्या कंप्यूट किया 1.1, तो दिस इज़ द फर्स्ट वैल्यू 1.1। द नेक्स्ट इज़ 1.8, तो वो यहाँ पर आ जाएगा, मतलब तकरीबन जिसके ऊपर वैल्यू आ रही है 6.5, तो दिस वैल्यू विल बी मार्कर। द नेक्स्ट इज़ 3.2 और वो ऑलमोस्ट इधर बनता है, इसके ऊपर वैल्यूज़ आ रही है 7 क्योंकि ये 3.2 इसके साथ है। तो नेक्स्ट मार्कर हमारे पास कुछ यहाँ पर हो जाएगा एंड सो ऑन। आगे 5.5 है, दैट विल बी हेयर। तो यहाँ पर एक चीज़ और ज़रूरी है जो हमें ऑब्ज़र्व की कि ज़रूरी नहीं कि एक्स के जो नंबर्स हैं वो इवनली डिवाइड हों, जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट में था जिसमें हमने सिंपल प्लॉट वाई वाली कमांड यूज़ की है, उसके अंदर 1 2 3 4 5 सेम डिस्टेंस के साथ ही। यहाँ पर एक्स की वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती हैं। देखिए जैसे यहाँ पर डिस्टेंस कम है, यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है। द नेक्स्ट वन इज़ 7, वो यहाँ पर ग्राफ बन रहा है एक मार्कर। द नेक्स्ट इज 7.5 जो कि यहाँ पर भी जो कर्व डी पॉइंट आ रहा है वी बन रहा है। द नेक्स्ट इज़ 8, तो ये 3 पॉइंट्स करीब करीब है, बाकी इसमें डिस्टेंस ज़्यादा है, ये इवनली है। और दैन 8 के बाद डायरेक्ट 10 यानी कि 2 का डिफरेंस आ गया। तो मैटलैब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक्स की वैल्यूज़ सेम डिस्टेंस पे हैं, इक्वल डिस्टेंस पे हैं या रैंडम। उसके लिए क्या ज़रूरी है कि एक्स और वाई की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तभी वो उसके ऊपर प्लॉटिंग कर सकते हैं। और उससे क्या करना है कि उसने इन तमाम जो सर्कल्स हैं इसके ऊपर वैल्यूज़ को कंप्यूट करना है और उसके बाद जस्ट लाइंस को आपस में मिला देना। ओके, यहाँ तक किसी को कोई इशू या कुछ ना समझ आया हो तो काइंडली वो बता सकता है। नेक्स्ट फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हेलो, माइक ऑन कर सकते हैं ताकि पता चले तुम लोग सारे इधर मौजूद भी हो कि नहीं। ओके, वाइट बोर्ड का इशू है, कुछ स्टूडेंट्स को वो नज़र नहीं आ रहा। आई थिंक अगर एक बंदे को नज़र आ रहा तो सबको नज़र आना चाहिए। सर मेरा क्वेश्चन था कि यहाँ पे जी भी ये लाइन जो है ये ब्लू ही होगी जिस तरह हमने पहले पढ़ा है। हाँ जी, ये ब्लू ही है। एक्चुअली ये पिक्चर ली गई है तो वो ब्लैक एंड वाइट आ गई, वो थोड़ा सा इशू है। लाइन ब्लू ही होगी, ये ब्लैक एंड वाइट इमेज है, इस वजह से आपको ज़रा वो ब्लैक नज़र आ रहा है। क्लियर? ओके, एनीवन एल्स? सर जी डिफ़ॉल्ट में हम मतलब कि 2 ग्राफ बना सकते हैं? जो डिफ़ॉल्ट है वो ग्राफिंग के लिहाज से नहीं है, वो उसकी करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से है कि कलर क्या होगा ग्राफ का, उसके ऊपर लेजेंड्स होंगे कि नहीं होंगे, या ये जो मार्कर यस। स्टाइल है ये होगा कि नहीं होगा। वो जो ग्राफ्स मल्टीपल ग्राफ्स, अगर आप कमांड जैसे हम आगे जाएंगे, जैसे देखें पहले हमने सिंपल प्लॉट वाई किया, करेक्टरिस्टिक्स यस सर। डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ वो थी। आगे हमने अब 2 वेरिएबल्स में प्लॉट किया, करेक्टरिस्टिक्स वही रही हैं, वेरिएबल्स चेंज हो गए। अब यहाँ पर जब हम 4 वेरिएबल्स कर लेंगे, मतलब 2 का पेयर, तो वो आपके पास 2 ग्राफ्स आ जाएंगे। देन तब देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या आता है। जब एक से ज़्यादा ग्राफ हो जाएं या एक से ज़्यादा आपके पास कर्व्स आ जाएं तो क्या लें, कॉमन सेंस की बात है कि हमेशा दोनों को डिफरेंट होना चाहिए ताकि हमें पता तो चले कि कौन सा ग्राफ है इसका।
तो बाय डिफ़ॉल्ट में जब हम एक से ज़्यादा ग्राफ बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली कलर्स चेंज होने चाहिए भी। बाकी हम इंशाल्लाह आगे जाते हैं, देखते हैं कि क्या हिसाब होता है। लेकिन एक सिंपल माइंड में जो बात आती है वो ये कि दोनों ग्राफ्स का जो कलर है वो डिफरेंट होना चाहिए, वरना तो हम डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे कि कौन सा कलर, क्योंकि दोनों ही सॉलिड लाइंस बनेंगी, बाय डिफ़ॉल्ट सॉलिड लाइंस बनेंगी। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैटलैब ऑटोमेटिकली उनके कलर्स चेंज कर देगा। लेकिन फर्स्ट ग्राफ जो फर्स्ट पेयर होगा, से मैं इधर पेयरिंग कर देता हूँ, एक्स वाई है एंड से एक्स जी, तो मैंने और भी बना दिया। तो जो एक्स वाई का ग्राफ होगा, फर्स्ट कलर दैट विल बी ब्लू, द नेक्स्ट कलर में भी येलो ग्रीन, जो भी वो सिलेक्ट करता है वो उसकी मर्ज़ी है। मैटर एक वो तरतीब है बाकायदा। सिमिलरली हम आगे इससे मज़ीद भी बना सकते हैं, से एक्स से क्यू कर लेते हैं, तो तब हमारे पास एक तीसरा कलर भी आ जाएगा। लेकिन सब के लिए ज़रूरी क्या है कि तीनों के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो रेंज है वो बराबर होनी चाहिए। जैसे एक्स वाई के अंदर एलिमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं से 8, तो एक्स जी पेयर में भी 8 एलिमेंट्स होने चाहिए, एक्स क्यू में भी 8 एलिमेंट्स होने चाहिए, या ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये हम चेक करेंगे अभी जब इसका टॉपिक आएगा। सर एक और बात मैंने पूछनी थी कि जिस तरह आप अभी बता रहे थे कि अगर एक से ज़्यादा ग्राफ्स हो जाएं तो वो क्या एक ही फिगर विंडो पे सारे ग्राफ्स डिफरेंट कलर्स के साथ शो करेगा? हाँ जी बिल्कुल, एक ही फिगर विंडो के ऊपर आएंगे। ठीक है इसमें सर। भी दो कमांड्स है, आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे 2 फिगर्स में शो करना चाह रहे हैं या मल्टीपल फिगर्स में शो करना चाह रहे हैं। लेकिन ठीक अमूमन है सर। जिस तरह ये ऊपर हमने फर्स्ट एग्जांपल किया है, ज़्यादातर हम कंपैरिजंस करते हैं। तो यस। जब कंपैरिजन करते हैं तो तब ज़्यादा ग्राफ को एक पे ही शो करेंगे, तो तभी हमें पता चले कौन सा अच्छा आ रहा है, कौन सा डिफरेंट आ रहा है। ठीक। जैसे से हम एक फर्स्ट एग्जांपल पे ही चलते हैं, मैं आपको फर्स्ट एग्जांपल लेके चलता हूँ, हो सकता है ये बात ज़रा क्लियर हो जाए। विंडो वाज दिस वन, और जिस पे मैंने बोला था ये भी हमने गन डाल दिया हुआ। लेट मी क्लियर इट, पहले से ज़रा क्लियर कर लेते हैं। ओके नाउ तो इसमें अभी एक एक्सपेरिमेंट हुआ, से हम एक से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, हो सकता है ना, पॉसिबल है। तो थर्ड ग्राफ इज़ लाइक दिस वन, यस सर। और फोर्थ ग्राफ इज़ लाइक दिस वन, से एंड मार्कर स्टाइल्स वही हैं क्योंकि सेम पॉइंट्स के ऊपर ही हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। सो दिस इज एक्सपेरिमेंट 2 and this one is experiment 3 and the first one experiment 1। तो अब मैंने 3 एक्सपेरिमेंट्स किए हैं तो एक ही चीज़ के, तो अब हमें यस। देखना है कि किसकी सबसे ज़्यादा है, किसने, या 3 डिफरेंट ग्रुप्स ने हम एक्सपेरिमेंट किए, हमने तीनों का डाटा लिया और हमने चेक करना है कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट है। एक्सपेरिमेंट 2 शो कर रहा है कि डिस्टेंस जो है वो तो ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि एरर बहुत ज़्यादा है इन नेगेटिव सेंस कि थ्योरेटिकल वैल्यूज़ जो हैं वो छोटी हैं और एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ जो हैं उससे बड़ी आ गई। से जैसे इस पॉइंट पे या से इधर कर लें, इस पॉइंट पे एक्चुअल वैल्यू इज़ 400 लेकिन एक्सपेरिमेंटल जो है से दिस वन इज़ 500, तो 100 का डिफरेंस आ गया। और सिमिलरली इसी पॉइंट के ऊपर 16 के ऊपर ही सिर्फ एक्सपेरिमेंट 3 में हमारे पास आंसर आ गया है 200, जबकि एक्चुअल वैल्यू है 400, तो 200 का डिफरेंस आ गया। तो ये जो यस। कंपैरिजन है, बजाय कि हम इसे अलग-अलग करते हैं, थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल 1 एंड थ्योरी, एक्सपेरिमेंटल 2 एंड थ्योरी, एक्सपेरिमेंटल 3 एंड थ्योरी, सारों को इकट्ठा कर लिया तो हमें साथ-साथ एनालिसिस भी हो गया कि कौन सा ओके। एक्सपेरिमेंट सबसे अच्छा रहा। तो यहाँ ओके से देख ये पता वाला, लगता है एक्सपेरिमेंट 1 जो है वो सबसे अच्छा है। और ये वाला मज़ीद ये ठीक भी है पता सर। चल सकता है कि एक्सपेरिमेंट 3 की वैल्यूज़ कम आ रही हैं, एक्सपेरिमेंटल 2 ये बिल्कुल ही ख़राब हो रहा है, कि इसकी वैल्यूज़ ही बियॉन्ड ऊपर चलेगी। बाकी आप आगे जाके जब न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि वैल्यूज़ ज़्यादा हो जाएं या कम, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द मेन थिंग इज़ डिफरेंस, जैसे ऊपर 100 का डिफरेंस आ रहा है, नीचे 200 का, तो एरर 200 वाला ही ज़्यादा होगा। 100 वाले को हमने ये नहीं देखना कि ऊपर वैल्यूज़ आ रही हैं तो ये ज़्यादा ख़राब हो रहा, नीचे वाला ज़्यादा ख़राब हो रहा एट 16। ठीक। ओके चलें, नेक्स्ट इसके अलावा और कोई क्वेश्चन, तो फिर हम आगे मूव करते हैं। और ये बात याद रखें कि इसे आपने साथ साथ क्लियर करना है। देयर इज़ एन इशू कि मैं यहाँ पर आपको मैटलैब का वो ओपन करके नहीं दिखा सकता कि हम साथ साथ मैटलैब को ओपन करें और आपको प्रैक्टिकली मैं करके दिखाऊं।
क्योंकि मेरे पास सॉफ्टवेयर जो है वो है 2015 का, तो वो जो है अभी रियल टाइम में नहीं चल सकता, उसके लिए मुझे टाइम को बैकवर्ड करना पड़ता है। तो इसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि अगर आपको कोई इश्यूज़ आ रहे हैं तो मुझे साथ साथ बता दें, मैं आपको ठीक करने की कोशिश करूँगा। फिर अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं उसको रिकॉर्डिंग अलहदा करके उसकी जब मैटलैब की सॉफ्टवेयर की बाकायदा परफॉर्म करके देन आपके साथ वो वीडियो शेयर कर दूँगा। लेकिन उसके लिए मुझे पहले प्रॉब्लम का पता होना ज़रूरी है, तो जब तक बोलोगे नहीं तब तक आपको वो जो वीडियो मैं नहीं सेंड कर सकता। इट्स अप टू यू। ओके नेक्स्ट आते हैं। सर जी जी सर सर मेरा क्वेश्चन है इससे प्रीवियस स्लाइड के रिलेटेड है। हाँ जी सर वो बाय डिफॉल्ट फॉर प्लॉट एक्स लिखा हुआ था, कोई लास्ट वाली लाइन थी 2 डायमेंशनल जो था उसके बिल्कुल रिलेटेड। जी जी यस सर, ये लास्ट वाली फॉर प्लॉट हाँ, एक्स इसकी क्लियर कर दें थोड़ा सा। इसका उसने ये बताया है कि जो प्लॉट एक्स वाई वाला हमारे पास जो ग्राफ है इसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जो सिंपल प्लॉट एक्स वाली हैं वही हैं, यानी कि जो प्रीवियस स्लाइड थी जिसमें मैंने कहा था कि आपने याद रखना है, वो ठीक है सर, है ठीक है। ये मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट कैरेक्टरिस्टिक्स या वैल्यूज़ क्या हैं, दोनों लीनियर होने चाहिए ग्राफ, यानी कि एक्सेस जो हैं वो दोनों लीनियर होंगे, सेमी लॉग या लॉग वाला नहीं सीन होगा। आपके जो पॉइंट्स हैं वो हमेशा स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट होंगे, कभी भी डैश लाइन या डॉटेड लाइन के साथ नहीं है। ये एक्स्ट्रा फीचर्स हैं लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट में ये नहीं होगा। ओके द नेक्स्ट वन इज़ कि इसमें कोई मार्कर्स नहीं होंगे और हमेशा जो कलर्स हैं वो ब्लू में होंगे। इसी में आप एक जो क्लास वाला उसने क्वेश्चन किया कि अगर एक से ज़्यादा ग्राफ होंगे तो क्या तब भी हर ग्राफ ब्लू में ही होगा? वो ये है कि इसमें बाकी तमाम चीज़ें वही रहेंगी लेकिन कलर डिफरेंट हो जाएगा अगर एक से ज़्यादा ग्राफ आप एक प्लॉट में करें। यस सर, ठीक है, थैंक यू चलो सर। जी 3 बच्चे तो ऑनलाइन हो गए और बाकियों का भी तभी पता चलेगा जब वो कोई साथ साथ बोलेंगे, ठीक है? वरना ये सर ना हो असल कि में आप ऑन करके ऑन करके तो दाएं बाएं हो जाओ हैं। सर इधर मैसेजेस जो है ना इधर शो हो रहे हैं, तो कुछ अच्छा क्वेश्चन इधर भी हो रहे हैं। ओके मुझे सर यहाँ पर स्क्रीन मैसेजेस नहीं शो हो रहे हैं, तो काइंडली अगर कोई बोल दे पढ़ के तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा जी। सर ये मैं आपको सर बता देता मुझे हूँ ये। एक मिनट, कोई आई थिंक जी आर बोल रही है। नहीं सर मैं हूँ, मेरा नाम अस्मा है। और सर एक स्लाइड है यहाँ पे जहाँ पे वो फिगर विंडो जब हमें अपीयर नहीं होती तो वो आपने बनाया हुआ था, एक पिक थी साथ, उसकी समझ नहीं आई कैसे हाँ करनी। ओके काइंडली अगर यहाँ पर देखें तो नीचे स्लाइड नंबर्स हैं, तो आपकी सहूलत के लिए स्लाइड नंबर लगा हुआ है, तो आप इस स्लाइड नंबर बोल सकते हैं 8। मैंने यहाँ यस पर ये बताया कि जब हम कमांड लगा देंगे प्लॉट एक्स वाई की, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ऑटोमेटिकली एक वो पॉपअप हो जाता है, आपके पास एक नई फिगर विंडो अपीयर हो जाएगी जो स्क्रीन के ऊपर, लेकिन बाज़ का ये नहीं भी होती, तो फिर आपने घबराना नहीं है। उसका मीनिंग ये है कि वो आपके मिनिमाइज़ कहीं पर हुई होगी, जिस तरह अगर आप एक से ज़्यादा वर्ड की डॉक्यूमेंट फाइल्स को ओपन करते हैं दैन मिनिमाइज़ करते हो नीचे बाहर में चली जाती है, तो जिस तरह आप उसको ओपन करते हैं इसी तरह आप जाके जहाँ पर नेम लिखा होगा फिगर 1 का, आप उससे भी क्लिक करेंगे तो आपके पास फिगर जो है वो ओपन हो जाएगी। ओके सर कि वो आगे पॉपअप इसलिए नहीं हो सकती कि वो मिनिमाइज़ हुई थी, आपने जैसे उसे मैक्सिमाइज़ कर लिया, यस सर ठीक समझ है? आ गई। यस सर ओके एक्सक्यूज मी सर, सर हम एक ही फिगर विंडो में दो अलग ग्राफ्स को शो कर सकते हैं? मतलब जैसे एक आपने जो बनाया हुआ उसमें थ्योरी और एक्सपेरिमेंटल का बनाया ना, हाँ जी। और उसी में अगर हम लोग एक फॉर एग्जांपल प्रेशर और वॉल्यूम का बना लें और डिफरेंट टेक्स्ट लेबल के साथ, हम कर सकते हैं इस तरह? अब यूजली जो है देखें, जो मेन हमारा फोकस है देखें वो है कि थ्योरेटिकल और सॉरी वो था डिस्टेंस और जो हमारी है लाइट, लाइट डिस्टेंस ऑफ लाइट। जी सर। इंटेंसिटी का। तो जब एक चीज़ डिस्कस हो रही है तो मेरे ख्याल से उस ग्राफ में दूसरा ग्राफ अगर हम अपीयर कर देंगे तो मुश्किल हो जाएगा, समझना ओके मुश्किल हो जाएगा। अनटिल कि इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन ना हो तो तब तक हम ग्राफ्स को आपस में मिक्स नहीं करते। अगर वो ओके इंटेंसिटी और डिस्टेंस का है तो उसी के रिलेटेड डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स को हम सेम कर देंगे, हमें समझना ईजी हो जाएगा। लेकिन अगर हम साथ प्रेशर और वॉल्यूम को कर देंगे तो फिर तो मसला हो जाएगा कि एक्स एक्सिस पे हमें साथ डिस्टेंस भी लिख रहे हैं, साथ प्रेशर भी लिख रहे हैं, वाई एक्सिस पे हम इंक्रीमेंट भी लिख रहे हैं, साथ सॉरी इंटेंसिटी भी लिख रहे हैं और साथ वॉल्यूम भी लिख रहे हैं।
तो उसको फिर समझना मुश्किल हो जाए। बनाया तो जा सकता, लेकिन फिर हमें 2 टाइटल देने पड़ेंगे, एक्स के भी 2 टाइटल, वाई के भी। तो आम तौर पर या जो नॉर्मल प्रैक्टिस में कभी ऐसा मैंने देखा नहीं है या लोग नहीं करते। उससे बेहतर ये कि बंदा 2 डिफरेंट ग्राफ्स बना ले और आसानी से समझ। ओके सर। यूजुअली सिमिलर डाटा को ही आपस में कंपैरिजन किया जाता है। जी।